लेकिन लीलाधर जी, आपने प्रेम को एक रोग कहा, एक भोग कहा अपनी रचनाओं में। नहीं, देखिए ऐसा है, नरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम लोग जब कविता लिख रहे थे, जब कविता की ओर आ रहे थे, तो बहुत छोटी उम्र से आ रहे थे और कविता की उम्र वहीं से शुरू तो जरूर होती है, पर कविता की उम्र वहाँ खत्म नहीं होती। कविता की उम्र, मनुष्य की उम्र खत्म हो जाने के बाद भी कविता की उम्र तो खत्म नहीं होती। कविता ताउम्र फिर से पैदा होती है और अनेक ऐसे कवि हमने देखे हैं जो बहुत कम उम्र में हमारे बीच नहीं रहे, जो बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन वो एक लकीर खींच गए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, व्यास जैसे लोग या वाल्मीकि जैसे लोग या तुलसीदास जैसे लोग, जिन्होंने 125 वर्ष की से भी अधिक का समय लिया है अपने जीवन में। सवाल ये है कि वो मरना, क्षणिक मरना भी मरना है और दीर्घकालीन मरना भी अंत में मरना है, लेकिन कविता किसके साथ है? कविता किस मरने के साथ है? कविता मरने के साथ नहीं, कविता जीने के साथ है। और जीने के साथ वो कविता है जो भाषा को समझती है। जो भाषा को समझती है वो कविता जीती है, और जो भाषा को नहीं समझती वो कविता तो लिखे जाते हुए ही मर जाती है। इसलिए मैं आपको वाल्मीकि का एक पद सुनाना चाहता हूँ। उस समय, हमारे समय में ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, मुझे छाया दिखाई देती है वाल्मीकि की उनमें। गगनम गगन सदृशम, गगन शब्द तो सभी समझते हैं, सदृश शब्द भी सभी समझते हैं। इसका मतलब है कि आसमान आसमान की तरह है। गगनम गगन सदृशम, गगनम गगन सदृशम। अब देखिए, वो ये उम्र का फर्क होता है कि मैं वो लाइन ही भूलता जा रहा हूँ, फिर भी मैं याद करूँगा उसको। गगनम गगन सदृशम सागर सागरोपमम, आसमान आसमान की तरह है और समुद्र समुद्र की तरह है। गगनम गगन सदृशम सागर सागरोपमम राम रावण योर युद्धम, राम और रावण का युद्ध, राम रावण योरिव, राम और रावण की तरह था। ये पोइट्री महान पोइट्री है, क्योंकि इसमें तीर कमान तलवार नहीं बताई गई है, न तोप के गोले बताए गए हैं। ये बताया गया है कि राम और रावण का युद्ध राम और रावण की तरह था। भाई, ये जो कहने की शैली है, ये बताती है कि कविता ऐसे बनती है। किस चीज़ से बनती है? कथन से बनती है कविता। और मैं तो ये भी सवाल आपके बीच रखना चाहता हूँ कि कवि शब्द बना कैसे? कवि शब्द किसके लिए बना है? लोग स्त्री कविता लिखे तो उसको कवियत्री कहने लगते हैं, गलत है। कवि सब हैं, जो कविता की तरह सोचे वो कवि है। गगन गगन सदृशम सागर सागरोपमा राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरिव, राम और रावण का युद्ध राम और रावण की तरह था, उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। वाल्मीकि ये कहना चाहते हैं। हमारे बहुत से कवि हैं आज आधुनिक समय में जो इस तरह की कविताएं लिखने में काफ़ी महारथी हैं और लिखी हैं उन्होंने, पर मुझे लगता है कि वाल्मीकि तो किसी कवि का अनुयायी था ही नहीं। उसने इतनी सरल पंक्ति कैसे लिख दी? तो ये जो सरलता में, ये जो सादगी में ताजगी है और जो कहने की एक शैली है, शायद यही कविता को अलग बनाती है। इसीलिए कवियों को लेखक नहीं कहा जाता है, कवियों को कवि कहा जाता है। हर लेखक कवि नहीं होता और हर कवि लेखक हो सकता है। हर कवि लेखक हो सकता है पर हर लेखक कवि नहीं हो सकता। इसलिए इन शब्दों का जो अंतर है, ये भी कविता ने सिखाया है हमें, और आज नहीं सिखाया, सदियों से सिखाती चली आ रही है। तो जब हम शब्दों की तमीज़ सीखते हैं, जब हम शब्दों को बरतना सीखते हैं,
जब हम शब्दों को अपने बरक्स एक खड़ा व्यक्तित्व की तरह देखते हैं कि एक दूसरा मेरा ही एक दूसरा व्यक्तित्व मेरे समक्ष खड़ा हो गया है, तब भाषा की कद्र, भाषा की शक्ति, भाषा की ताकत को हम जान पाते हैं कि भाषा क्या काम कर रही है। हम ही काम नहीं कर रहे होते हैं, भाषा भी काम कर रही होती है। पर उस भाषा को कौन लाता है हमारे साथ? हाँ, उस भाषा को कविता लाती है, साहित्य लाता है, नाटक लाते हैं, और तमाम जितनी सोचने समझने की विधाएं हैं वो सारी चीज़ें भाषा से जुड़ी हुई हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कविता का सबसे बड़ा दायित्व, आज ये भी बात चली, अभी पिछले सत्र में ये भी बात चली कि ये जो फेसबुक है और टेक्नोलॉजी की जो भाषा आ रही है, ठीक है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी फेसबुक को जो मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही कुछ अमर्यादित तो होता ही है, लेकिन कुछ उसमें अनावश्यक भी होता है और कुछ उसमें बहुत काम की चीज़ें भी होती हैं। तो मैं फेसबुक को कभी कभी ठेसबुक की तरह पढ़ता हूँ उसको, मतलब वो खुशी भी दे रहा है और ठेस भी पहुँचा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि शब्द का प्रयोग कैसे करना है, इसलिए इस ठेस से बचना भी चाहिए और इस ठेस को ठेस होने से बचाना भी चाहिए। ये भी काम हमारा ही है। इसलिए एक रचनात्मक प्रयत्न को तरह तरह से जांचा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए। बनी बनाई चीज़ें बहुत ज़्यादा ढोनी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा छोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कवियों में भी एक रूढ़िवाद पैदा हो गया है। कवियों ने तो हमेशा कहा कि हमने तो नई परंपराओं को जन्म दिया है, हमने तो परंपराएं तोड़ी हैं। कवियों ने और लेखकों ने आलोचना में क्या काम किया है? आज आलोचना का जो हिस्सा अगर आप साहित्य में देखें तो बिल्कुल शून्यता, खालीपन नजर आता है। आलोचना मतलब निंदा नहीं। आलोचना के लिए कबीरदास ने एक शब्द चलाया था, निंदक नियरे राखिए। तो उनका मतलब ये था कि आलोचक को अपने पास रखो, नहीं। निंदक था वो जो आपकी बुराई करे, जो आपके दुर्गुण को पहचाने, वो निंदक था, आलोचक नहीं था। वो उसको नज़दीक रखने की बात कही थी। लेकिन लोग समझते हैं कि आलोचक भी निंदक है। आलोचना अगर कोई आपकी कर रहा है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि वो तारीफ कर रहा था आपकी, वो समझ में आ जाता है वो आपकी आलोचना कर रहा था, मतलब आपकी निंदा कर रहा था। तो आलोचना शब्द जो है संस्कृत में है ही नहीं। संस्कृत साहित्य में मीमांसा है, भाष्य है और टीका है, इत्यादि इत्यादि शब्द बहुत हैं, लेकिन आलोचना शब्द नहीं। आलोचना, लोचन जहाँ तक जाए, आ माने होता टिल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टिल तक। आलोचन जहाँ तक आँख जाए, जहाँ तक दृष्टि जाए, वहाँ तक अगर आपका विचार चला गया तो आलोचन शुरू हो गया। लेकिन ये आलोचना, ये जो निंदक परक आलोचना है, ये आलोचना नहीं है। इसलिए आलोचना साहित्य का विषय बनते बनते रह गई। साहित्य का विषय हमें उसे बनाना चाहिए और उसे दृष्टि की सीमा तक पहुंचाना चाहिए। आप भी मानते हैं? दृष्टि की सीमा।